हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ओमेप्राजोल टैबलेट। तो ओमेप्राजोल के बारे में हम देखें तो ओमेप्राजोल इज एन क्लास ऑफ मेडिकेशन इज फार्माकोलॉजिक्स कॉल्ड प्रोटीन पम्प इनिबिटर। मतलब कि ये प्रोटीन पम्प इनिबिटर क्लास के मेडिसिन में आता है। और इसका वर्क देखें तो इट वर्क्स बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एसिड योर स्टमक। मतलब कि जो पेट में के एसिड को है उसे कम करने का ये काम करता है। और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन है, तो इसे सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। उसी के साथ इसके अगर यूज के बारे में हम देखें ओमेप्राजोल के, तो पेप्टिक अल्सर्स डिसीज जो होते हैं तो उन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। उसी के साथ जो डिओडिनल अल्सर्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। उसी के साथ जो जोलिंगर एलिसन्स के जो सिंड्रोम्स होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। टू ट्रीट कंडीशन ऑफ एसिडिटी, मतलब बेसिक एसिडिटी में भी इसका कई ज़्यादा प्रमाण में यूज़ किया जाता है। और गैस्ट्रिक एसिड के जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं उसी उसमें इसका यूज़ किया जाता है। एक्सेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन, मतलब कि समझो स्टमक ज़्यादा एसिड ये कर रहा है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, प्रोड्यूस कर रहा है तो। उसी के साथ जो GERD की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, मतलब कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो स्प्लिंचर रहता है वो क्लोज रहता है, और कुछ कुछ कंडीशन में जो स्प्लिंचर होता है वो क्लोज नहीं हो पाता है। तो जो ज़्यादा एसिडिक कंडीशन रहती है जहाँ पे एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो हमारे स्टमक में से हमारे इसोफेगस में जा सकता है। तो उसे कहते हैं GERD, मतलब गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। तो उन कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। और हम आगे देखें तो हार्ट बर्न जो कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, हेल्प टू प्रिवेंट अल्सर्स, मतलब कि किसी भी प्रकार के अल्सर को प्रिवेंट करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो हमारा एसिड के वजह से जो स्टमक और इसोफेगस जो डैमेज हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे हील करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और उसी के साथ जो इसोफिगस के जो कैंसर होते हैं तो उसे प्रिवेंट करने में ये हेल्प कर सकता है। तो ये जो इसकी यूज़ है ये डॉक्टर के हिसाब से ही हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। तभी डॉक्टर हमें ये देते हैं बराबर कंडीशन के हिसाब से। अगर अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हम बारे में देखें कि अगर कोई इसे लॉन्ग टर्म के तौर पर ले रहा है, बहुत लंबे समय से ये मेडिसिन ले ले रहा है, तो उसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं। तो सबसे पहले नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है पेशेंट को, हेडेक होगा, डिज़ीनेस हो सकता है। उसी के साथ फ्लैटूनेस जैसा लग सकता है, मतलब पेट में गैस भरने जैसा फील होगा। उसी के साथ स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा प्रमाण में संडास भी लग जाएंगी, और कॉन्स्टिपेशन मतलब संडास रुक भी जाएगी। उसी के साथ एक बड़ा उसका साइड इफेक्ट है कि बोन फ्रैक्चर, मतलब ये मेडिसिन जो है वो बोन डैमेज करने में भी अपना काम करता है। मतलब हम इसे लॉन्ग टर्म में लेते हैं तो बोन भी हमारे बॉडी की ये डैमेज कर सकता है। उसी के साथ किडनी डैमेज, ये सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है कि किडनी को डैमेज कर सकता है। उसी के साथ अगर ओवरडोज लेते हैं तो ओवरडोज के कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले ब्लर विजन, मतलब हमारे देखने में दिक्कत आ सकती है, हेडेक हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, स्किन के ऊपर रेडनेस जैसा हो सकता है। उसी के साथ ड्राइनेस, मतलब मुंह जो है मुंह सूख जाएगा। इंक्रीज स्वेटिंग, मतलब पसीना आने लग जाता है पेशेंट्स को। उसी के साथ रेड और इरिटेड आईज हो सकती है, मतलब जो आंखें होती है वो रेडनेस आ सकती है आंखों के ऊपर, या फिर इरिटेशन हो सकता है आंखों के ऊपर। उसी के साथ टायर्डनेस या वीकनेस जैसा फील होता है पेशेंट को। और रेड स्किन लाइसन ऑफ्टन विथ अ पर्पल सेंटर, स्किन के ऊपर रेडनेस आ सकती है, आंखों के ऊपर पर्पल पैचेस आ सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में देखें तो जिन पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है ओमेप्रोजोल के वजह से, तो उन पेशेंट्स में भी हमें ये मेडिसिन नहीं देनी है सबसे पहले। उसी के साथ डेफिशिएंसी है विटामिन बी 12 की बॉडी के अंदर, तो भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। उसी के साथ लो अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम है बॉडी में, मतलब मैग्नीशियम का लेवल कम है बॉडी में, तो भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और उसी के साथ जिन पेशेंट को इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है, मतलब हमने देखा था ये मेडिसिन किडनी डैमेज करता है, तो उन कंडीशन में भी हमें ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ जिन पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है तो उनमें भी हमें ये दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में ऑलरेडी जो बोन्स होते हैं वो वीक होते हैं।
और हम ओमेप्रोजोल देने के बाद भी हमने देखा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो बोन को वीक कर देते हैं, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस में भी हमें ये मेडिसिन नहीं देनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में तो इसे मेडिसिन को सेफ बताया गया है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स हमें प्रेगनेंसी में नहीं देखे या फिर कहीं बताए नहीं गई है। बट इसका जो डोज़ है वो लोअर डोज़ से हमें प्रेगनेंसी में देनी चाहिए, मतलब 10 mg मिनिमम हम दे सकते हैं दिन भर में। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा अगर आप प्रेग्नेंट है या फिर प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं, तो उन कंडीशन में हमें ये डॉक्टर को बता के ही ये मेडिसिन लेनी है। तो ये था कंप्लीट लेक्चर ओमेप्रोजोल के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।